हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है एक्स 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 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ, पिटिशनर और डी फैक्टो कंप्लेनेंट लीगली मैरिड थे और पिटिशनर तलाक अनाउंस कर देता है। इनके पर्सनल लॉ के हिसाब से इस तलाक को इफेक्टिव होने में 90 दिन का टाइम पीरियड चाहिए। अब तलाक प्रोनाउंसमेंट के बाद पार्टी सेपरेशन में रहने लगे, दो डिवोर्स हैड नॉट येट कम इनटू लीगल इफेक्ट एज पर देयर पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स। अभी जो कंप्लेनेंट है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेन कर चुकी थी बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मल्लपुरम। अब इस मैजिस्ट्रियल ऑर्डर के हिसाब से शी वाज अलाउड टू स्टे इन द सेम हाउस एज हर हस्बैंड, बट शी वाज सपोज्ड टू स्टे सेपरेटली। तो वो कोहैबिट नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही घर में रह रहे थे बाय डिग्री ऑफ कोर्ट, सो दे वर सेपरेटेड। अब इस सेपरेशन के दौरान एलिजिडली 16 दिसंबर 2016 में हस्बैंड वाइफ पे रेप कमिट कर देता है और 25 ऑफ द सेम मंथ उसे घर से भी बाहर निकाल देता है। मल्लपुरम पुलिस जो है क्राइम को रजिस्टर कर लेती है और दोनों ही इंसिडेंट्स को एक सिंगल एफआईआर में रख देती है। दोनों इंसिडेंट्स मतलब रेप और उस लेडी का घर से बाहर निकल जाना। क्योंकि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो घर में रह रही थी, इसलिए उसको घर से बाहर निकाल देना उसी ऑर्डर का वायलेशन था। ठीक है। अब पिटिशनर को चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 376B ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 31(1) ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है। ही वाज एविडेंटली इन वायलेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, इस पुलिस रिपोर्ट पर दोनों ही ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले लिया। राइट। पिटिशनर ने इसी कॉग्निजेंस को चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर केरला हाई कोर्ट। अब केरला हाई कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 376B तब अट्रैक्ट होता है जब एक ऑफेंडर अपनी वाइफ पे रेप कमिट करे, स्पेशली उन सर्कमस्टांसेस में जब वो सेपरेटली रह रहे हैं बाय कोर्ट ऑर्डर। राइट। कोर्ट ने नोट किया दैट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 376B जरूरी है कि दोनों की शादी सबसिस्ट कर रही हो, मतलब दे शुड हैव बीन लीगली मैरिड एंड द मैरिज वाज सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ रेप। ठीक है, अलग नहीं थे दोनों। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक नहीं हुआ था, 90 डेज का पीरियड पूरा नहीं हुआ था और इसीलिए उनकी शादी सबसिस्ट कर रही थी, मतलब रेप तो हुआ, 376B का चार्ज अट्रैक्ट हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या कि सेक्शन 198B सीआरपीसी के हिसाब से 376B पे कॉग्निजेंस तभी लिया जा सकता है जब वाइफ कंप्लेंट है ना। ये है बात ध्यान रखनी की। एनीवे जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज होते हैं उन पे कॉग्निजेंस यूं ही एफआईआर पे पुलिस रिपोर्ट पे नहीं लिया जा सकता। देयर हैज टू बी अ कंप्लेंट इनिशिएटेड बाय वाइफ और द रिलेटिव्स ऑफ वाइफ जो ब्लड से रिलेटेड है एटसेट्रा, है ना। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 198B सीआरपीसी एक लीगल एम्बार्गो क्रिएट करता है और एक्सप्रेसली इस तरह के कॉग्निजेंस को बार कर देता है जो कि सेक्शन 376B पे कोर्ट ले सकता है। मतलब 198B एक्सप्रेसली कहता है कि आप 376B पर कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकते जब तक कि बीवी या वाइफ खुद कंप्लेंट नहीं करती, है ना। बिकॉज इट इज इवन इफ इट इज एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस ऑफ पर्सनल नेचर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस तरह का रिश्ता होता है, जो उसका नेचर होता है, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स इज ऑलरेडी वारंटेड। तो अगर वो फोर्स भी हो जाता है तो उस फोर्स को कंप्लेन करने का अधिकार पूरी तरह से वाइफ का है ना। ये मतलब ये इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सीक्स। रिगार्डिंग द ऑफेंस अंडर 31(1) ऑफ डीवी एक्ट, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एलिजिड एक्सपल्जन ऑफ कंप्लेनेंट अकर्ड ऑन 25 दिसंबर, जो कि रेप के 9 दिन बाद हुआ। अब कोर्ट ने नोट किया कि ये जो एक्ट ऑफ एक्सपल्जन है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस दैट टुक प्लेस एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। ये सेम डे नहीं हुआ है, मतलब these two offenses were not in the same transactions. In fact, they were quite wide apart. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक एरर कमिट किया है कि उन दोनों ऑफेंसेस को एक ही एफआईआर में रजिस्टर कर दिया है, गिवन देयर डिस्टिंक्ट नेचर एंड डिफरेंट टाइमलाइन। कोर्ट पिटिशनर के कंटेंशन के साथ अग्री करते हुए बोलता है कि ऑफेंसेस अंडर 31(1) ऑफ डीवी एक्ट शुड बी डेल्ट बाय द जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट
और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि भाई क्योंकि सीआरपीसी या फिर जो लीगल एम्बार्गो है प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं हुआ है, इसलिए वो एफआईआर 376 की बी की भी मेंटेनेबल नहीं है, उसे भी क्वॉश कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट ने करंट प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर दिया दैट दिस ऑर्डर वुड नॉट प्रीक्लूड। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर ही नहीं सकती, बट शी हैज टू कंफर्म टू द प्रोसीजर दैट हैज ऑलरेडी बीन लेड डाउन, नॉट दिस इज एन इलीगल प्रोसीजर, ये नहीं हो सकता। जो प्रोसीजर दिया हुआ है 198B का 31(1) का, जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगा, फिर 376B का जो कॉग्निजेंस है वो कंप्लेंट पे लिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए। कंप्लेंट करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इस रास्ते से आप नहीं है, राइट। So this was the case. ये legal provisions है section 198B of CRPC. No court shall take cognizance of offence punishable under section 376B of IPC where persons are in a marital relationship. Cognizance can only be taken upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offence. Such cognizance is permissible only upon a complaint having been filed and made by the wife against the husband. Provision एक absolute bar create कर देता है against taking cognizance through any other means including police report. ठीक है, तो section important. The statutory bar is mandatory and cannot be bypassed by court. और कोर्ट ने इसे bypass कर दिया था. And that was the problem in this case. अब अगर आप मैरिटल ऑफेंसेस पे आंसर लिख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली प्रोसीजरल राउट को भी एक्सप्लेन करेंगे ही, बिकॉज इट constitutes a pretty valid point because they are of course offenses, but the procedure to institute a complaint against them is quite different than the regular one. और इसीलिए जब भी offenses against marriage पे कोई भी आंसर लिखा जाता है तो प्रोसीजरल राउट को मेंशन करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज इट इज डिफरेंट। और उस राउट में आप इस सेक्शन को बड़े ही आसानी से अच्छे से कोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। वीडी मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इस केस में पेटिशनर वीडी मूर्ति इज अ 65-year-old डायरेक्टर ऑफ सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और ये नोएडा उत्तर प्रदेश में रहते थे। केस रजिस्टर होता है सीआईडी पुलिस स्टेशन मंगलगिरी अंडर सेक्शन 420, 409 रेड विद 120B ऑफ आईपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन दीज। ठीक है, अब पेटिशनर अक्यूज्ड नहीं है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि पेटिशनर अक्यूज्ड नहीं थे, लेकिन इनको नोटिस इशू किया गया था अंडर सेक्शन 179 बीएनएसएस टू अपीयर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ही वाज इन द कैपेसिटी ऑफ अ विटनेस। अब डिस्पाइट अटेंडिंग ट्वाइस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे he received yet another notice to attend at the SIT office in Vijayawada on 21st August 2025. अब पेटिशनर ने इसी एक्शन को चैलेंज किया ये साइड करते हुए कि भाई मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, मेरे हेल्थ इश्यूज हैं और आप मुझे अपनी जुरिस्डिक्शनल लिमिट से बाहर बार बार बुला रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश में हैं, मैं यूपी में रहता हूं। अब आप अपने जुरिस्डिक्शन में जो लोग फॉल करते हैं और जो आपका नेबरिंग पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन में जो लोग फॉल करते हैं उनको तो आप 179 का नोटिस देकर बुला सकते हैं, है ना। उस नोटिस को फॉलो करना कंपलसरी होता है बाय द वे। पुलिस तब तक अरेस्ट नहीं करेगी जब तक आप उस नोटिस को कंप्लाई कर रहे हैं। खैर, लेकिन आप मुझे यूपी में नोटिस भेज के बार बार बुला रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, बीमार रहता हूँ और मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। ठीक है, एक बार हो सकता है आना जरूरी हो, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, दैट इज अ लिटिल टू मच। अब इन्होंने कहा कि अगर आपके लिए मुझे एग्जामिन करना उतना ही जरूरी है तो आप मुझे मेरी कन्वीनियंस पे मेरे घर में नोएडा में एग्जामिन कीजिए, राइट। यू कैन नॉट कॉल मी टू आंध्र प्रदेश ओवर एंड ओवर अगेन जस्ट बिकॉज इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। मेरे एडवोकेट्स की प्रेजेंस में, या फिर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी को यूज कीजिए, विच इज ऑब्वियसली समथिंग दैट आर प्रोसीजरल लॉ रिकॉग्नाइजेस नाउ। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? कोर्ट ने नोट किया कि पेटिशनर ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑनर करते हुए, 179 बीएनएसएस के नोटिस को ऑनर करते हुए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पेटिशनर डिड नॉट डिस्प्यूट दैट द पेटिशनर resided in Noida, which is outside their territorial jurisdiction. They did not try to, emphasize on the fact कि नहीं हमारे पास राइट है, हम इन्हें बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इनका आना बहुत जरूरी है और ये और वो। So, there was actually not a problem that, that he could be investigated through digital means or
ये लोग खुद आ जाएं, ये कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट ही नहीं था और ये इनकी तरफ से आया भी नहीं कोई बयान की इनका आना बहुत जरूरी था. हिज पर्सनल प्रेजेंस, हिज फिजिकल प्रेजेंस इन आंध्र प्रदेश वाज वेरी नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन. Such a statement was never put forth by the investigating agency. जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मय प्रताप ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस की पावर अंडर सेक्शन 179 टेरिटोरियली रेस्ट्रिक्टेड है और उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो लोग रह रहे हैं उन तक नहीं जाती है. कोर्ट ने कुछ की डिफरेंसेस एग्जामिन किए हैं 160 सीआरपीसी एंड 179 बीएनएसएस. सबसे पहले तो एज लिमिट फॉर मेल पर्संस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 65 टू 60. सीआरपीसी में ये एज लिमिट 65 साल हुआ करती थी. आप 65 साल के व्यक्ति को नोटिस देकर नहीं बुला सकते, ठीक है, ये सीआरपीसी की लिमिट. बीएनएसएस में लिमिट और कम कर दी है, 60 साल कर दी कि आप 60 साल के व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बार बार नहीं बुला सकते. तो ऑब्वियसली इट वाज दिस वाज अ प्रोसीजरल वायलेशन. बीएनएसएस ने एक सेकंड प्रोवाइजो भी इंट्रोड्यूस किया है, अलाउइंग पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस टू अटेंड पुलिस स्टेशन. जहां पे एक व्यक्ति अगर आ सकता है, भले वो बुजुर्ग है लेकिन वो अगर मान गया है कि हाँ मैं आ जाऊंगा तो आ सकता है वो. Regarding the application of the provisos, the court clarified that police officer can issue an order in writing to them by virtue of the power under this section, but he cannot secure their presence before him as a matter of right. तो वो उनको बुला सकता है if it is very necessary, of course, लेकिन उन्हें उन पर हक नहीं जता सकता कि नहीं आपको आना ही है. You cannot compel them to attend unless he is he's an accused in the matter. अगर उसकी कैपेसिटी accused की नहीं है, अगर उस पर कोई allegation नहीं लगे, he is strictly in the capacity of a witness or something similar, then police cannot exercise this power as a matter of right. It is only at the discretion of that person that he attends or does not. कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि vulnerable people, उनका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता इस नोटिस को ओबे करने का, and that such persons, because they are vulnerable, cannot be troubled by the police officer in the name of investigation. ठीक है. 179 ने 160 को रिप्लेस किया है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ. पुलिस ऑफिसर को पावर देता है ये कि वो विटनेसेस की अटेंडेंस को सिक्योर कर सके इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिटन ऑर्डर्स के थ्रू. पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं रिटन ऑर्डर इशू कर सकते हैं रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू अटेंड बिफोर देम. 179 बैलेंस करता है इन्वेस्टिगेटिव नीड्स को विद द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्संस व्हाइल स्ट्रिक्टली लिमिटिंग पुलिस ज्यूरिसडिक्शन टू देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज. प्रोटेक्टेड कैटेगरीज अपने राइट को रिटेन करते हैं एग्जामिन होने का एट देयर रेजिडेंस, लेकिन वॉलंटरीली इस प्रोटेक्शन को वेव कर सकते हैं अगर वो पुलिस स्टेशन ही जाना चाहते हैं. टेरिटोरियल लिमिटेशन है, ओनली अप्लाइज टू पर्संस विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर ओन पुलिस स्टेशन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सन मस्ट अपीयर टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. आप ऐसे किसी को भी नहीं बुला सकते जिस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन या उस केस से के फैक्ट से वो व्यक्ति अक्वेंटेड है, उसे पता है कि उस केस में क्या हुआ था. ही कैन एक्चुअली असिस्ट यू. सच पर्सन्स आर लीगली बाउंड टू अटेंड एज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दिस इज, अगर वो लोग नहीं आते हैं तो एक प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर कर सकता है, ट्रायल के आउटकम को अफेक्ट कर सकता है. तो ऑफ कोर्स आना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज भी हैं इसमें. Following vulnerable groups cannot be required to attend anywhere other than their place of residence. Male person under 15, above 60. Okay? Women, regardless of their age, पुलिस स्टेशन बुलाई ही नहीं जा सकती. अगर वो नहीं आना चाहती तो उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन होगा. Mentally, physically disabled person, persons with acute illness, ये protected categories है फर्स्ट प्रोवाइजो में. सेकेंड प्रोवाइजो में वॉलंटरी अटेंडेंस है, मतलब ये प्रोटेक्टेड लोग अपनी प्रोटेक्शन को वॉलंटरीली वेव कर सकते हैं अगर वो पुलिस स्टेशन में ही आके बयान देना चाहते हैं. ये इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करता है और प्रोटेक्टिव मेजर को भी बनाए रखता है. फाइनेंशियल प्रोविजन भी है. स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है जहां पे पुलिस ऑफिसर रीजनेबल एक्सपेंसेस पे करेंगे अगर लोगों को उनके रेजिडेंस से हटा के बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन. ठीक है, बट दिस इज नॉट अ रूल एडेड इन द बीएनएसएस. दिस इज लेफ्ट ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट कि आप चाहो तो बना सकते. ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, सिंपल केसेस हैं. 179 एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, पढ़ना ही होता है, ऑफ कोर्स आंसर आ सकता है. तो आप इन केसेस को सीधा मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. दे डू नॉट कंटेन एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द बॉक्स, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग केसेस नेवरदीलेस. ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।